बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू न्यूज़ बीट। मैं हूँ बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। सबसे पहले जिक्र करते हैं सूबा सिंध का, जहाँ पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आज कारोबारी कम्यूनिटी से मुलाकात की और उन्हें बताया कि जी कल से वो अपनी दुकानें खोल सकते हैं सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक। इसके अलावा सीएम सिंध ने मज़ीद ये क्लैरिफिकेशन की कि वफाकी हुकूमत के साथ जो उनके मुज़ाकरात हो रहे थे लॉकडाउन को लेकर के, उसमें वफाकी हुकूमत की तरफ से ये डिमांड थी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी खोल दी जाए, रेल भी खोल दी जाए, बसें भी खोल दी जाए, और दूसरा वफाकी हुकूमत ये भी चाहती थी कि रात में भी कारोबार की इजाज़त दे दी जाए। लेकिन हमने ये तजावीज़ नहीं मानी, जिसके ऊपर वफाकी हुकूमत ने हमारा मौक़िफ़ एक्सेप्ट किया। बहरहाल क्या कहा उन्होंने सीएम सिंध ने, सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं। असद उमर साहब ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम इस तरह से पॉलिसी बना रहे हैं कि अगर कोरोना के केसेस बढ़ते भी हैं तो हमारा निज़ाम मफलूज ना हो, हमारे पास स्पेस हो। पहले भी वो इस बात का जिक्र कर चुके हैं, किन अल्फाज में आज की सुनी। फेडरल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, जैसे कि पहले भी मैं आपको जिक्र कर चुका हूँ, वो यही है कि लॉकडाउन को नरम किया जाए ताकि मौशी बदहाली से किसी तरीके से निकला जा सके। पहले भी डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ये कह चुके हैं, स्टेटमेंट दे चुके हैं कि बल्कि ये बेहतर होगा कि कोरोना वायरस अगर एक ख़ास सतह तक माशरे में फैल जाए हमारे, क्योंकि फिर लोग इम्यून क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है अपने अंदर पैदा कर लेंगे। इसी तरह असद उमर साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि जब भी कोई वबाई मर्ज़ फैलता है तो उसका मंतकी नताइज दो ही होते हैं। नंबर एक, या तो उसकी वैक्सीन दरियाफ्त हो जाती है, नंबर दो, या फिर आबादी के अंदर उसकी नेचुरली क़ुव्वत मुदाफ़ियत, इज्तमाई क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो जाती है। लेकिन ये तब मुमकिन होता है जब 70% तक आबादी किसी भी जगह पे किसी भी वबाई मर्ज़ से मुतासर हो जाए। अब इसका जो दूसरी साइड है वो अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ कि अगर हर्ड इम्यूनिटी, जो कि अपेरेंटली लगता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उसके ऊपर अगर गवर्नमेंट रिलाई कर रही है तो वैक्सीन तो WHO ने कह दिया जी कि 2021 के आखिर तक वैक्सीन नहीं बनेगी, क्योंकि किसी भी वैक्सीन के बनने का जो तरीक़ाकार है, उसका जो ट्रायल है, उसमें कम से कम 1.5 साल का अरसा दरकार होता है। और वो कहते हैं जी कि 2021 के आखिर तक वैक्सीन नहीं बन सकती, या आलमी इदारा सेहत कह रहा है। तो वैक्सीन की तो 1.5 साल तक पॉसिबिलिटी नहीं। अब दूसरी क्या है? हर्ड इम्यूनिटी, यानी कि इज्तमाई क़ुव्वत मुदाफ़ियत आबादी के अंदर पैदा हो जाए किसी भी वायरस के ख़िलाफ़। तो उसमें अगर असद उमर साहब जिस तरह से खुद कह रहे हैं कि वो तब पैदा होती है जब तकरीबन 70% पॉपुलेशन आपकी इन्फेक्ट हो जाती है और उसके बाद अपने अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप कर लेते हैं। तो अगर 70% मिसाल है, अगर हम एक अंदाज़ा लगाएं, पाकिस्तान के 12-14 करोड़ लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं और फिर डेथ रेट जो इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है वो 2.2% है। अब 12-14 करोड़ अगर इन्फेक्ट होते हैं तो डेथ रेट 2.2% से आप सोचिए कि लाखों लोग जो हैं वो मौत के मुंह में जा सकते हैं। तो क्या फेडरल गवर्नमेंट इसके लिए तैयार है? बाकी मजीद उन्होंने कोरोना के हवाले से क्या कहा ये भी सुन। और आपको ये भी याद कराता चलूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ये मान चुके हैं कि पाकिस्तान में कोरोना केसेस फिलहाल बढ़ें, लेकिन उसके बावजूद हमें लॉकडाउन में नरमी करनी है क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। क्या कहा था उन्होंने, ये सुनिए। ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे कि इतनी तेज़ी से केसेस ना बढ़ें कि अस्पतालों में बिस्तर ख़त्म हो जाए। मैं कल के प्रोग्राम में ये बता चुका हूँ कि इस वक्त पंजाब के जितने भी अस्पताल हैं उनमें जितने भी बिस्तर हैं उसमें 54% बिस्तर इस वक्त कोरोना के मरीज़ों के ज़ेरे इस्तेमाल हैं। और अगर इसी तादाद से कोरोना के मरीज़ों की तशख़ीस होती रही जैसा कि अभी हो रही है तो फिर आने वाले 2 हफ्तों में 80% बिस्तर कोरोना के मरीज़ों के ज़ेरे इस्तेमाल होंगे। एक्सपो सेंटर में एक हस्पताल बनाया जदीद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लाहौर में, वो उसकी जो इस वक्त टोटल वो है ऑक्यूपेंसी वो तकरीबन आधी से ज़्यादा हो चुकी है। म्यू हॉस्पिटल जो है वो 70% पे चल रहा है इस वक्त, 70% ऑक्यूपेंसी हो चुकी है। PKLI में जो इन्होंने बनाया उसकी तकरीबन 100% हो चुकी है ऑक्यूपेंसी। तो जब असद उमर साहब ये कहते हैं या प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि हमारे हेल्थ सिस्टम में अभी गुंजाइश मौजूद है, तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जी किस तरह से गुंजाइश मौजूद है, क्योंकि हेल्थ सिस्टम के बारे में तो आप खुद पहले ये कहते रहे हैं कि जो आम बीमारियां हैं और लोगों की प्रॉब्लम्स हैं उनको केटर करने के ये काबिल नहीं है। अच्छा जी, डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। ब्रेक के बाद मेहमानों का तारुफ कराता हूँ। अली मोहम्मद खान साहब मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स हमारे साथ होंगे। सलीम बुखारी साहब सीनियर तज्ज़िया निगार और सईद काजी साहब सीनियर तज्ज़िया निगार हमारे साथ होंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू न्यूज़ बीट। सलीम बुखारी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मुझे फरमाइएगा, ये असद उमर साहब पहले भी कह चुके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अभी भी उन्होंने कहा कि हम इस तरह का निज़ाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोरोना फैलता है तो हमारे निज़ाम में गुंजाइश मौजूद हो और हमारा हेल्थ सिस्टम मफलूज ना हो सके। मैंने कल भी कहा था, आज भी जिक्र किया कि बहुत सारी जगहों पर जहाँ पर इस वक्त कोरोना का इलाज हो रहा है या लोगों को क्वारंटाइन की फैसिलिटी है, वहाँ पर ऑक्यूपेंसी जो है वो अलार्मिंग लेवल पर पहुँच चुकी है। और इसी तरीके से अगर कोरोना बढ़ता रहा, सोसाइटी में फैलता रहा, तो वो गुंजाइश भी ख़त्म होने के 2 हफ्ते में इम्कानात हैं। तो सलीम बुखारी साहब, आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को इस चीज़ का इदराक है? बहुत शुक्रिया आपका बेस्टर, आपने मौका दिया अपने प्रोग्राम में। गुजारिश ये है कि हमने इब्तिदा में 2 गलतियाँ की हैं। पहली गलती ये थी कि हमने काफ़ी अरसे तक इस वबा को सीरियसली नहीं लिया, इसलिए कि 31 दिसंबर में जब चाइना में ये सब कुछ हुआ तो उसके बाद से जनवरी की इब्तिदा में ये बात जो है ये हमारे पूरे मुल्क में की जा रही थी कि ये इम्कान मौजूद है कि हमारे यहाँ भी ये अजाब जो है या ये वबा जो है ये आएगी। और हमने उस वक्त 2 गलतियाँ की। एक, हमने तुफ्तान बॉर्डर को अनगार्डेड छोड़ दिया, और दूसरा, हमने रायविंड में एक तबलीगी इज्तिमा होने दिया। मैं गलतियाँ इस एतबार से नहीं कह रहा कि ये कोई अमल गलत थे, मैं ये कह रहा हूँ कि इसको और रेगुलेट किया जा सकता था, इसको बाकायदा किसी सिस्टम के तहत इन दोनों सूरत हाल से निपटा जा सकता था। तुफ्तान अनगार्डेड हुआ तो पूरे के पूरे बलूचिस्तान के रास्ते से पूरे मुल्क में आई। तबलीगी इज्तिमा हुआ तो यहाँ से जब लोग बिखर के अपने अपने इलाकों में गए तो ये वहाँ चली गई। कोई आदमी इसकी ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी गलती हमने ये की कि हमने इस पर एक इब्तिदा में थोड़ा सा काम सीरियसली हुआ, सिंध में भी हमने देखा, दूसरे इलाकों में देखा। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने जब लॉकडाउन का कॉन्सेप्ट जो है उसको मानने से एक तरह से इनकार किया, इसलिए कि वो पहले दिन से ही डिनाइल मोड में थे। और उनकी पूरी टीम जो है वो अब तक वही वजाहतें और यानी बलागतें उनके बयान में दाखिल कर रही हैं कि वो शायद ठीक था। 210 ममालिक में ये बीमारी फैल चुकी है। एक हम वहाँ हैं जो समझते हैं कि कोरोना के लिए या इसको कंट्रोल करने के लिए लॉकडाउन शायद कोई इलाज नहीं था। और दूसरा मिसकंसेप्शन हम ये फैलाते रहते हैं कि लॉकडाउन का मतलब ये है कि मुसलसल साल या महीनों से महीनों लॉकडाउन चलेगा। ऐसा नहीं होता है। लॉकडाउन सिर्फ 14 दिन के लिए किया जाता है, उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए जहां इस बीमारी के सिम्टम्स आपको मिलते हैं। फिर उसके बाद बाकी इलाकों में लाइफ नॉर्मल हो जाती है और वो इलाके सील कर दिए जाते हैं। एक इसके ऊपर भी बड़ी तवील कंट्रोवर्सी रही जो आज तक जारी है। दूसरी बात यह है कि हमने एक तासुर ये भी है तो बुखारी साहब, 14 दिन से तो ज़्यादा कोई लॉकडाउन रहा ना पाकिस्तान में, मुख्तलिफ सूबों में। नहीं, कभी भी नहीं हुआ ना, एक दिन भी नहीं हुआ, एक दिन नहीं होने दिया गया। मैं इस पर डिबेट के लिए तैयार हूं। एक दिन लॉकडाउन कहीं भी संजीदगी के साथ नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं समझता। मैंने जैसा कहा, सिंध में कोई थोड़ा बहुत काम हुआ था, वो कैसे अंडू हुआ वो अब दैट इज हिस्ट्री, एवरीबडी नोज दैट। मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ एक दिन के लिए, मैं आपको पंजाब की मिसाल देता हूँ कि रात को प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच है कि लॉकडाउन इज़ नो सोल्यूशन, लोग भूख से मर जाएंगे, और सुबह पंजाब के चीफ सेक्रेटरी साहब एक समरी चलाते हैं और चीफ मिनिस्टर साहब अनाउंस कर देते हैं लॉकडाउन। रात को फिर प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि लॉकडाउन इज़ नो सोल्यूशन। तो ये तरीक़ाकार मेरे हिसाब से, मुझे कहने दीजिए ये कि इसको इससे ज़्यादा संजीदगी दरकार थी, इससे ज़्यादा इस वबा को प्रिवेंट करने के लिए, इसको ट्रीट करने के लिए एक और तरह की कमिटमेंट चाहिए थी जो मुझे नज़र नहीं आती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी भी हम उसी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का हिस्सा हैं। कोई भी चीज़ आप मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से आज आप अपने शहर में जहाँ भी बैठे हैं, इस्लामाबाद है, कराची है, लाहौर है, आप बाहर निकल के देखिए, लोग बगैर मास्क के दुकानों में थ्रोंज कर रहे हैं, कोई चेक नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर कोई इसको लॉकडाउन कहता है तो मुझे उसकी अकल पर बहुत हैरत है। चलिए, मैं काजी साहब का कमेंट ले लेता हूँ। काजी साहब, आज से तो खैर अब वो सिंध में भी हो गया ना कि कल से कारोबार खुल जाएंगे, तो वो भी तकरीबन स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ चले गए, और फेडरल गवर्नमेंट पहले से चली गई थी जिसकी वजह से बाकी सूबे भी चले गए क्योंकि वहाँ पे भी उनकी हुकूमत है उसी पार्टी की। तो बुखारी साहब जो कह रहे हैं कि प्रॉपर लॉकडाउन हुआ ही नहीं है पाकिस्तान में बकौल उनके, क्या आप इससे इत्तफाक करते हैं या आप समझते हैं कि जितना लॉकडाउन गवर्नमेंट कर सकती थी उन्होंने कर लिया, और वो जो प्राइम मिनिस्टर का कंसर्न था कि गरीब आदमी का क्या बनेगा, उसे रोटी के लाले पड़ जाएंगे, उसकी वजह से इतना ही लॉकडाउन हो सकता था जितना कि हुआ? देखें, ज़रा एक करसरी हल्की सी नज़र अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे डालें। आप लॉकडाउन करने के लिए मुनज़्ज़म समाज चाहिए होते हैं,
लॉकडाउन करने के लिए ज़रूरी होता है कि आपको पता हो मकानात कहाँ बनने हैं और जो है मार्केट्स कहाँ पे हैं, कौन शख्स कहाँ रहता है, हम कर क्या रहे थे। हम जो 70 से लेके अब तक हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये तो समाज पुलिस, मैंने कई पुलिस अफसरों से मेरी बात हुई ऑन द कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी। मैंने कहा क्या इस इंफ्रास्ट्रक्चर में तुम जुर्म रोक सकते हो? क्या तुम ये पुलिसेबल समाज है? और कब्जे ग्रुपों के हवाले करने वालों अपने मुल्क को, और मनशा बमों के हवाले करने वालों, और कौन सा इमरान खान ने कर लेना था इसका, ये हॉब्सन चॉइस था। मुमकिन ही नहीं है आपके यहाँ किसी किस्म का लॉकडाउन। कराची की शराब गोठ में लॉकडाउन करोगे, लाहौर में ये कच्ची आबादियों में लॉकडाउन करोगे, और तुम वबा के दिनों से अलावा तुम्हारे पास अस्पताल नहीं है जहां भाग भाग पर ये सारे बाहर इलाज करवाने जाते थे। मलेरिया की दवाई तुम्हारे पास नहीं होती, गंदे पानी से 40% बंदे मारते हो। संजीदगी किधर से आनी है इनमें? लुक एट दिस हैज एक्सपोज दिस रूलिंग क्लास एंड ब्लॉक, ऊपर से लेकर नीचे तक विदाउट एनी डिस्टिंक्शन। कैसे कर सकते हैं आप लॉकडाउन? करके दिखाएं मुझे, ये जो लाहौर के जो अंदरूनी शहर है इसमें लॉकडाउन करके दिखाएं। क्या है आपके पास? यानी कि आप बुखारी साहब से मुकम्मल इत्तेफाक कर रहे हैं कि लॉकडाउन हुआ ही नहीं है। हो गेटेड कम्युनिटीज में, अब आवाम सर मैं होना क्या है, कोई माइक का लाल करके दिखा दे। फजूल बातें हैं ये सारी की सारी। कौन सा लॉकडाउन जहां पे आपके मकान और जहां आपकी जो हाउसिंग पॉलिसी है वो कब्जा ग्रुपों के पास हो, समाज में कोई तंजीम ना हो, तरतीब ना हो, कोई एक सीधी सड़क ना हो, हैं, तो वहां पे आप लॉकडाउन कर रहे हैं। ऊपर से हालत यह है कि जो आता है ये कहता है नौकरियां देना हमारा काम नहीं है। और तुम्हारा काम नहीं है तो जिन्होंने नौकरियां ली हुई हैं या प्राइवेट सेक्टर में छोटे छोटे खोखे बनाए हुए हैं वो बंद करके उन्हें भूख से मारना है। क्या करोगे तुम? ये बिल्कुल कोई लॉकडाउन नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता था। होक्स है। सरकारें हमारी ऐसे हैं जैसे इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री हमें आके बताती है आज इन्हें मार गए जे, कल उन्हें मरण गए, और तुम आम दिनों में वबा के बगैर हमारा इलाज कर लेते हो। एक बजट था 72 और 73 का जिसमें 32% जो है वो उसने। काजी साहब एक और चीज उसके बाद मैंने अली मोहम्मद खान साहब के पास जाना है। आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन हुआ ही नहीं, बुखारी साहब भी ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन हुआ नहीं। बजट बनाते हैं। मेरी गुजारिश सुन लीजिएगा, लॉकडाउन इज नॉट पॉसिबल। इमरान खान ठीक कहता है कि मैं भूख से मारूं या बीमारी से मारूं। अच्छा नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि असद उमर साहब जो है उनका एक स्टेटमेंट था कि 1 करोड़ 80 लाख बेरोजगार हो सकते हैं अगर इसी तरीके से लॉकडाउन को हम जारी रखें, जिस तरह का भी लॉकडाउन उन्होंने किया, जिसे आप लोग इत्तेफाक नहीं करते। आपके जो हफीज शेख साहब हैं, ही इज ऑन रिकॉर्ड टू से कि टैक्स आमदन में 19% कमी हुई है और बजट खसारा GDP का 9% तक पहुंच गया है। तो इन हालात में भी आप समझते हैं कि लॉकडाउन हुआ ही नहीं जबकि इकॉनमी को इतना नुकसान हुआ है? उसके बाद फिर मैं अली मोहम्मद खान साहब के पास जाता हूँ। जी मुझे कह रहे हैं जी आप ही से पूछ रहा हूँ। हेलो जी आप ही से पूछ रहा हूँ। मैं अर्ज करूं कि ना बेरोजगारी के इनके स्टैट्स ठीक हैं। जो खुद कहते, जब वजीर आके ये कहता है कि मेरा काम तुम्हें नौकरी देनी नहीं है, व्हाट डज दिस मीन? इट्स नन ऑफ हिज बिजनेस नाउ। आपने समाज में एक ऐसा मैशत राइज कर रखी है पिछले 30 सालों से जिसमें आपने कहा है मुझे नौकरी दे दो वजीर की, मैं तुम्हें नौकरी नहीं दे सकता। हम ऐसा माहौल पैदा करेंगे, वो कर दिए कोरोना ने आके माहौल पैदा। ये सारा 2 नंबर मॉडल था और ये क्राइसिस आ गया इमरान खान के दौर में, ये एक्सपोज हो गया। ये सारे क्या मेरा काम कर रहे थे फ्रॉडिये, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे और माल बना रहे थे। ये जो पब्लिक पॉलिसी इन्होंने कब की कैप्चर, आपकी हाउसिंग कहां पे है, आपकी ट्रांसपोर्ट की क्या पॉलिसी है, आपकी सेहत की क्या पॉलिसी है? ऐसे वबाओं पे का इसने तो अमेरिका जैसे 2 नंबर निजाम उसको एक्सपोज करके रख दिया। ट्रंप रोज लड़ता है खोलो खोलो खोलो, यही बात करता है वो, उसे पता है इलेक्शन लूज कर जाएगा क्योंकि वहां भी नौकरियां देना हुकूमत का काम नहीं है। ये सारा फ्रॉड एक्सपोज हो गया। कोरोना ने सारे का सारा नीचे उतार दिया। तो ये हुआ है। ठीक है, अब जरा गवर्नमेंट का मौकिफ ले लेते हैं क्योंकि आप दोनों ने बड़ी सख्त तनकीद की है। अली मोहम्मद खान साहब, अब मेरा ख्याल है सवाल की गुंजाइश नहीं है, दोनों की का जो तनकीदी जायजा है वो आपने सुन लिया, क्या कहिएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, मैंने दोनों मोहतरम सीनियर पैनलिस्ट की बात सुनी है। बहुत सी चीज़ों से मैं डिसएग्री कर भी नहीं सकता। मैं समझता हूँ कि शुरू में ताफ्तान को बेहतर हैंडल किया जा सकता था।
जो तबलीगी इज्तिमा था उन हालात में शायद अगर ज़्यादा सीरियसनेस दिखाई जाती तो ज़्यादा बेहतर उसको हैंडल किया जा सकता था। लेकिन एबनॉर्मल टाइम्स में हम गुजर रहे हैं, एबनॉर्मल टाइम्स थे, एक इमरजेंसी किस्म के हालात थे। मैं समझता हूँ कि ये बात भी सही है कि जब चाइना में ये इशू पहले उठा तो हम सब लोगों की शायद ये सोच थी कि इधर इस तरह से नहीं आएगा। लेकिन इतना भी मैं सलीम बुखारी साहब को बताना पसंद ज़रूर करूँगा कि शायद नेशनल लेवल पे बहुत बड़े बड़े मेजर्स तो नहीं लिए गए, क्योंकि उम्मीद यही थी कि ज़्यादा इधर नहीं आएगा, और अल्लाह का करम नहीं भी आया। लेकिन पहले दिन से जब से ये वुहान में मसला उठा तो कैबिनेट में इमरान खान साहब ने इसका नोटिस लिया, और मुझे याद है कोई 8 से 2-2.5 महीने पहले डॉक्टर मिर्जा ने कैबिनेट को तफसीली एक ब्रीफिंग दी। लेकिन जैसे जैसे ये हालात आगे बढ़ते गए उसी तरह हमारा एक लेवल बढ़ता गया तैयारी का, और टेस्टिंग हमारी शुरू में कम थी। जैसे जैसे टेस्टिंग जो है वो बढ़ती गई उसी तरह आप देखेंगे अगर टेस्ट नहीं करेंगे आपको पेशेंट नहीं मिलेंगे, टेस्ट करेंगे तो पेशेंट मिलेंगे। ये इस बात से भी मैं बसत एहतराम मेरा इस पे अपना एक नुक्ता नजर है बैरिस्टर साहब। देखिए आज हम 10 मई में, आई थिंक टुडे इज 10th में, 10 मई में आज हम खड़े हैं। अगर 10 अप्रैल को फॉर एग्जांपल हम दिन के 10,000 टेस्ट कर रहे थे फॉर एग्जांपल, और आज भी 10,000 कर रहे हैं, तो फिर हमें आइडिया हो जाता कि इस एक महीने में बढ़ा है या कम हुआ है। हमने तो ग्रेजुअली इसको इंक्रीज किया है। एक ऑप्टिमम लेवल पे जब आपके टेस्ट पहुंचेंगे और उसको आप महीने या 15 दिन बाद उसको रिपीट करेंगे, देन यू विल गेट एन आइडिया। दूसरी चीज इसमें यह है कि जो सुबह की बात है, इस बात से भी मैं डिसएग्री नहीं करता कि फुल लॉकडाउन दिन में नहीं हुआ और मुल्क में, और उसकी वजह आपको पता है कि पूरे मुल्क में फुल लॉकडाउन शायद हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, ना पॉसिबल था। जितना हो सकता था वो किया। सिंध ने ज्यादा किया, कराची ने, वहां ज्यादा हुआ, हमने भी कोशिश की। ये भी आपको मैं बता सकता हूँ, इस वक्त मैं एक दही इलाके में अपने हल्के में हूँ, यहाँ 4 बजे सारा बंद हो जाता था, और शुरू में लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, बाद में एडमिनिस्ट्रेशन के थोड़े सख्त मेजर्स की वजह से कोऑपरेट उनको करना पड़ा। लेकिन ये एक बात जरूर है कि जैसे जैसे ये बीमारी फैलती है, तो ये जो आपने बैरिस्टर साहब पॉइंट उठाया ना कि 50 या 54% ऑलरेडी बेड कैपेसिटी जो है सिर्फ कोरोना पेशेंट्स की है, तो ये चीज है जो अलार्मिंग है, जिसकी तरफ वज़ीर आज़म साहब ने भी बात की है कि अगर स्पाइक बढ़ता है तो फिर उस वक्त हमारा ये हेल्थ सिस्टम जो है टेस्ट होगा। नहीं, लेकिन अली मोहम्मद खान साहब उसके बावजूद असद उमर साहब तो ये कह रहे हैं कि हमारे सिस्टम में अभी भी गुंजाइश मौजूद है। आप मान रहे हैं 54% वाली बात, लेकिन असद उमर साहब अभी भी कह रहे हैं कि सिस्टम में गुंजाइश मौजूद है। हालांकि पहले 47 दिनों में 100 केसेस आए थे, या 7 दिन में 6 दिन में 100 केसेस आते थे। अभी जो एक हफ्ता गुजरा है 1 मई से लेकर 8 मई तक, इसमें 8 दिनों में 10,000 से ज़्यादा केसेस आ चुके हैं। तो अगर इसी स्पीड से बढ़ता रहा तो ये कैपेसिटी तो बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगी, फिर क्या करेंगे हम? देखिए, वो आप एक अलार्मिंग सिचुएशन की तरफ इशारा कर रहे हैं। असद उमर साहब ने ये बात जरूर की है कि इस वक्त हमारे पास कैपेसिटी है, लेकिन जो वज़ीर आज़म साहब ने बात की है कि अगर ये स्पाइक बढ़ता है तो फिर हमारा हेल्थ सिस्टम टेस्ट होगा। वी कैन प्रे फॉर द बेस्ट कि अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, लेकिन ऐसा होता है तो आपको सईद काजी साहब ने एक बड़े नब्ज पे हाथ रख के बात की है। वो उनका अपना एक अंदाज है, एक जज्बाती अवामी अंदाज में उन्होंने बात की है, लेकिन बात उन्होंने सच्ची खरी की है। वो ये है कि कोरोना से पहले ये पिछले 70 साल में हमने कितना इन्वेस्ट किया है, और जब हम ये बात करते हैं तो मैं अपने 2 साल या 18 महीने की रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट नहीं करना चाहता। मैं ये समझता हूं कि हमें भी हेल्थ में अपना ज्यादा जोर लगाना चाहिए था। लेकिन बैरिस्टर साहब, शायद आम आदमी हमारी प्रायोरिटी इस मुल्क में एजुकेशन या हेल्थ की सूरत में ज्यादा नहीं रहा। हालांकि हेल्थ सेक्टर में ये कहना कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे सीनियर्स ने काम नहीं किया, थोड़ी ज्यादती होगी। अस्पताल भी बने हैं, BHUs भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, लेकिन उससे बहुत बहुत बेहतर हो सकता था। और एक और चीज, आखिरी बात, बैरिस्टर साहब, हम फुल लॉकडाउन अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं आपको आई हैव बीन वर्किंग इन द राशन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर लास्ट 1 month इन माय एरियाज, और यकीन करें कि लोगों में इतनी तकलीफ है कि ये तो अभी आपने फुल लॉकडाउन भी नहीं किया, यानी कि आपने पार्शियल लॉकडाउन बहुत जगहों पे किया है, लेकिन इस वक्त हालत ये है लोगों की कि लोगों के पास अफ्तारी और सहरी की वो सोच और फिक्र में है कि बच्चे क्या खाएंगे, ऊपर से ईद भी आ रही है। मैं ये समझता हूँ कि खान साहब ने जो तरीकाकार अपनाया है वो यही है कि लोगों का कुछ ना कुछ रोजगार चले। आई मीन वी हैव टू थिंक अबाउट रीस्टार्टिंग द इकोनॉमिक इंजन सम वे, वन वे और द अदर। जी ठीक है जी। बुखारी साहब, ये जो अली मोहम्मद खान साहब ने कह दिया कि जी हम फुल लॉकडाउन अफोर्ड कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारे लोग जो हैं उनके लिए बहुत मसाइल पैदा हो जाएंगे इकोनॉमिकली, एक तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा अपना मौक़िफ़ दीजिएगा। दूसरा, जो अली मोहम्मद खान साहब ने थोड़ी देर पहले कहा असद उमर साहब के स्टेटमेंट के हवाले से कि अगर केसेस इस तरह से बढ़ते हैं जिस तरह से मैं उनसे सवाल पूछ रहा था, तो फिर हमारा हेल्थ सिस्टम टेस्ट होगा।
तो जिस हेल्थ सिस्टम के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या थोड़ी देर पहले अली मोहम्मद खान साहब खुद कह रहे थे कि इसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया, कोई भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं आई है जिसने हेल्थ को प्रायोरिटी दी हो। 1-2% से ज़्यादा हेल्थ के ऊपर कभी भी हमने बजट का इन्वेस्ट ही नहीं किया, क्योंकि हमारी ये कभी प्रायोरिटी नहीं रही है। हमारी तो गरीब पाकिस्तानी माओं ने अस्पतालों की दहलीज पे जाके बच्चे पैदा किए हैं, जाली इंजेक्शंस और सिरिंजें लगती रही हैं, इस्तेमाल शुदा जाली दवाइयाँ वहाँ पे लोगों को खिलाते रहे मरीजों को, और उनको उस वजह से कोई वफाका नहीं होता था। तो इस तरह के हेल्थ सिस्टम को जो अली मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं कि टेस्ट होगा, अगर कोरोना के केसेस बढ़ जाते हैं, हम टेस्ट करने के मुतहम्मिल हो सकते हैं इस तरह के हेल्थ सिस्टम को? देखिए बैरिस्टर साहब, गुजारिश ये है कि एक तो थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है लॉकडाउन के हवाले से, कि तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि लॉकडाउन एक इंडेफिनिट पीरियड के लिए लगाया जाता है। ऐसा नहीं है। लॉकडाउन की बुनियादी मुद्दत 14 रोज़ है, और जब ये इब्तिदा हुई यहाँ पर इतनी कौम डरी हुई थी कि बाकायदा लॉकडाउन के ऐलान से पहले लोग घरों से निकलने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन फिर चाहे वो सिंध गवर्नमेंट है, चाहे पंजाब, कोई भी, मैं किसी को सिंगल आउट करना नहीं चाहता, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे, जो हम हुकूमत कर रहे थे, चाहे वो सूबों में थी चाहे वफाक में थी, उन्होंने ये तासुर देना शुरू किया कि लॉकडाउन से लोग मर जाएंगे। भाई लॉकडाउन से लोग उसी सूरत में मरेंगे क्योंकि आपकी इंटरप्रिटेशन ये है कि ये इंडेफिनिट पीरियड के लिए है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप ये देखिए, अब हम दावा ये कर रहे हैं कि हमें देख के जो मोस्ट मॉडर्न और एडवांस कंट्रीज हैं उन्होंने भी लॉकडाउन यानी सॉफ्ट करना शुरू कर दिया है। फॉर गॉड सेक ज़हन में रखें कि 2.5 महीने तक वो मुकम्मल लॉकडाउन में रहे हैं, यानी मोर देन इट वाज रिक्वायर्ड। तो हम अपना कंपैरिजन उनसे नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हर हुकूमत और रजीम टेस्ट होती है अपनी परफॉर्मेंस के बेसिस पर। कोरोना पहले आया होता तो हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट दे सकते थे। जलजिला जब आया था कोई उसका पैरेलल नहीं था जितना खौफनाक वो जलजिला था, लिहाजा उस वक्त किसी ने बात नहीं की कि जी फलां वक्त जब जलजिला आया था तो हुकूमत या बेवकूफ़ों की थी या जाहिलों की थी या ऐसे लोग थे जो सिंसियर नहीं थे कौम से। गुजारिश ये है कि हर क्राइसिस को आप टेस्ट करेंगे कि सिटिंग गवर्नमेंट जो है हाउ इट हैंडल्स इट। मेरा जो एतराज़ है बुनियादी वो ये था कि इट कुड बी हैंडल्ड बेटर, मच बेटर। और वो कैसे मुमकिन था? वो इस तरह मुमकिन था कि सूबे जो आपकी इकाइयाँ हैं, आप अपनी लीडरशिप के करिश्मे दिखाते जो कि आपके पास मौजूद हैं, और इन सबको साथ लेके एक सिमत में अगर हम सफ़र करते तो इसके नतायज बहुत बेहतर होते। पहले डराया गया ये कि लोग भूख से मर जाएंगे। जनाब 2.5 महीने हो गया, मुझे बताएं कितने लोग मरे भूख से। हमारी सोसाइटी में भूख से मरने देने का काम इतना आसान नहीं है, ये माने आप, ये टाइम टेस्टेड है। 47% लोग कहा जाता था कि गुर्बत की लकीर से नीचे रहते हैं। भाई मरे क्यों नहीं? इसलिए कि सोसाइटी उनको अफोर्ड करती है। इसको एक्सप्लोर करने की बजाय, इसको इस्तेमाल करने की बजाय हमने बेड़ा गर्क करके रख दिया इस कॉन्सेप्ट का। भूख से इतनी अमवात नहीं होनी थी। मैं आपको फिर कह रहा हूं, गुजारिश सुन लीजिएगा। आपने कहा कि भूख से कितने लोग मरे हैं। देखिए, आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा चैरिटी होती है, और भूख से मरने के फिगर्स हमारे सामने नहीं आए लॉकडाउन में भी। लेकिन उसके बावजूद जब एक गरीब आदमी के घर में, मजदूर के घर में चूल्हा नहीं जलता, उसके लिए तो क़यामत सुगरा का माहौल ही होता है ना सर। सोसाइटी में फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, क्राइम रेट भी बढ़ जाता है। तो इन चीज़ों को हम इग्नोर तो नहीं कर सकते। और एक और चीज़ बुखारी साहब, कि लॉकडाउन के हवाले से पाकिस्तान तो चले फिर थर्ड वर्ल्ड कंट्री, और हमारे बहुत सारी मौशी चैलेंजेस थे। जर्मनी और अमेरिका जैसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में एहतजाज हुए हैं। आज की खबर है कि जर्मनी में एहतजाज हुआ, उन्होंने कहा कि हमें लॉकडाउन आप खोल दें, हम देख लेंगे। तो ये जो एक सोसाइटी का एक माइंडसेट है लोगों का, गवर्नमेंट को के लिए वो भी तो एक प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये आप मिसाल दे रहे हैं उन मुल्कों की जहाँ पर कंप्लीट लॉकडाउन हुआ है। हमारे यहाँ तो ऐसा होने ही नहीं दिया गया, लिहाजा हमारे यहाँ तो कोई कंपैरिजन नहीं बनता। वही मैं कह रहा हूँ ना कि हमें कंपैरिजन के लिए रियलिटीज देखनी पड़ेंगी। कैसे हो सकता था कंप्लीट लॉकडाउन? मुझे बताइए जनाब, कहाँ बढ़ा है क्राइम रेट? निकालिए आप पुलिस के तमाम फिगर्स और बताइए कितने मर्डर हुए हैं, कितनी डकैतियाँ हुई हैं। ये बातें वो हैं जो जस्टिफिकेशन के लिए तो इस्तेमाल हो सकती हैं, लेकिन रियलिटी के लिए नहीं। जिम्मेदारी जो है वो चाहे आप ए पर डालें, बी पर डालें, सी पर डालें, बट अल्टीमेटली जो रूलिंग एलीट है, चाहे वो सूबाई है चाहे वो फेडरल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, जवाबदेह उन्होंने ही होना है। देखिए, मीडिया का एक रोल होता है। मैं ईमानदारी से ये कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मेरा मीडिया से ताल्लुक़ है। इस पूरे क्राइसिस में मेरा ख्याल है मीडिया को आप ब्लेम नहीं कर सकते कि उन्होंने आगाही का मामला है या उनको प्रिवेंशन के लिए बताने का मामला है।
तो मीडिया ने उनको एजुकेट करने की कोशिश की है। सईद काजी साहब बैठे हैं, जितने प्रोग्रामों में ये मैं आप इकट्ठे होते हैं या अलग-अलग होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमारी गुफ्तगू से किसी न किसी के लिए कुछ डिराइव करना मुमकिन हो। लेकिन अगर हम इस फोरम पर बैठ के पॉइंट स्कोरिंग करने लग जाएंगे तो असल इशू दब जाएगा। वो असल इशू डिबेट नहीं हुआ इस पूरे अरसे में। दैट इज माई सीरियस ग्रीवेंस। सही सही, ठीक है। अच्छा सईद काजी साहब, आपकी तरफ आता हूँ वापस। ये लॉकडाउन पे थोड़ी सी और गुफ्तगू करके फिर हम आगे जाएंगे नैब की तरफ। मुझे फरमाइएगा कि हम जब मीडिया पर बैठकर प्रोग्राम्स करते हैं, हमारा एक बहुत बड़ा कंसर्न ये होता है कि गवर्नमेंट का काम है कि गरीब को रोटी पहुंचे। अभी गवर्नमेंट का मसला ये था कि गवर्नमेंट वॉज बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। लॉकडाउन करते हैं तो गरीब आदमी के घर रोटी पहुंचने का मसला पैदा हो रहा था, और अगर लॉकडाउन नहीं करते हैं तो बीमारी हर जगह पे फैल रही थी। तो ये जो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट थी, तो आप नहीं समझते कि ये लॉकडाउन में नरमी करके गवर्नमेंट ने कुछ गरीब आदमी का ख्याल किया है, और ये ज़रूरी था इस स्टेज पर पहुंच के, ख़ास तौर पे जबकि अभी सिचुएशन जो इकोनॉमिक कंडीशन है पाकिस्तान की, उसको मद्देनज़र रखते हुए? देखें, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सब दोस्त, और कि हमें ऐसी डिस्कशन करनी चाहिए कि लोगों को आगाही हो। मैं भी फैक्ट्स एंड फिगर्स दूंगा, और मैं यूनाइटेड नेशन और इन फिगर्स को जिनको सब लोग मानते हैं। मुझे ये बताएं, ये पिछले साल 4,10,000 बच्चे मरे हैं और ट्रीटेबल डिजीज से मरे हैं। यूनिसेफ कह रहा है इस मुल्क में स्टंटेड ग्रोथ है 45 से 47%, और वो रोटी ना खाने से होती है। उसको अगर पूरी 2020 गालबन कैलोरीज दिन में नहीं मिलती तो इस मुल्क के 47% बच्चे अपने बचपने से बुढ़ापे में बराह रास्त जाते हैं। ये मैं इस मुल्क की बात कर रहा हूं। मैं डिस्कस करें किस फोरम पे, और मैं कब आपकी खिदमत में इस बड़ी यूनाइटेड नेशन के और इन बड़े बड़े इदारों के और एक्सफैम के आपको पेश करूं फैक्ट्स एंड फिगर्स। इस मुल्क में मुझसे किसी ने कहा इतने बंदे मरते हैं तो हमें पता क्यों नहीं चलता। मैंने कहा इसलिए कि इनके मरने से पहले धमाका नहीं होता, और इनके मरने के बाद जो है वो फट्टा नहीं चलता टीवी पे। ये खामोशी से अपने घरों में तल्फ हो जाते हैं। और मेरे भाई ठीक कहते हैं, ये है जुर्म इस मुल्क की रूलिंग एलीट का। हमें अंदाजा भी नहीं होता हमारे कितने बच्चे, मुझे बताएं, ये अस्पतालों में जाके देखें क्या हाल है। एक बच्चे एक बेड पे 3-3 माएं जच्चा पे पड़ी होती हैं। मुझे बताएं, दुनिया के हाईएस्ट 5 में से 3 औरतें इस मुल्क में गरीब तबके की एनेमिक हैं। वो बच्चा पैदा करने से पहले इस काबिल नहीं है कि सेहतमंद बच्चे को पैदा कर सकें। हम कहाँ रहते हैं? हम अपने घरों से निकलें। हम अपने जो है ना, ये जो हमारे आफियत कदे, इनसे बाहर जाकर निकलें। क्या बीत रही है? चलते हैं किसी DHA में, चलते हैं किसी रूरल हेल्थ सेंटर में, जाके देखते हैं। ये यहाँ पे सिर्फ 3,000 जच्चा के सेंटर्स हैं। ये जच्चा जो है वही दाइयां, और मैं आपको बताऊं 83,000 यहाँ पे ऑफिशियल फिगर दे रहा हूं, यहाँ पे अताई हैं। और आज आपको एक नई खबर देता हूं, यहाँ पे मुतमव्वल अताइयों ने डॉक्टरों को मुलाजिम रखा हुआ आगे कि दिखाना पड़ जाए तो दिखा दो। तकरीबन इतने अताई कराची में बैठे हुए हैं। ये किसी जोगे होते तो हम इतने बेआसरा होते और हमारे बच्चे मरते। लेकिन हमें नजर नहीं आता, हमें अपने बच्चों से आगे नजर नहीं आता। ये है यहाँ की पोजीशन। खोल के देखें, अपना सोशल इंडेक्स देखें। ये सोशल इंडेक्स वैसे बाय द वे हमारे डॉक्टर महबूब हक ने बनाया था। वी हैव वन ऑफ द वर्स्ट। हमारी बात फिगर बांग्लादेश से बुरी हैं। ये क्यों है? ये स्टैंडर्ड ग्रोथ क्या होती है? ये बच्चे वक्त से पहले क्यों अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं? ये हमारे यहाँ चाइल्ड मोर्टेलिटी वन ऑफ द हाईएस्ट क्यों है? क्या वजह है? और एक बात ये, और दूसरी बात ये भी अर्ज कर दूं कि ट्रंप को रेजिस्ट किया था CDC ने। उन्होंने खोलने नहीं दिया, उसके इदारों ने। वो पहले दिन का पिट रहा था खोलो, उन्होंने नहीं खोलने दिया। रेजिस्टेंस आई, रोज लड़ता था साफियों से बैठ के, तक समझ नहीं आ रही थी उसको। बहुत बड़ी $22 ट्रिलियन की मैशत है, मगर प्रॉब्लम वहां भी वही है। सारे ज़राए पैदावार 1% अशराफिया के हाथ में है, जिन्होंने ये उदम माशी बेहूदगी जो है मुसल्लत कर रखी है पूरी दुनिया पे। वही माशी बेहूदगी नंगी हो रही है पाकिस्तान में भी और अमेरिका में भी। और हाँ, जहां पर स्टेट का ज्यादा हाथ था, वियतनाम देख लें, चाइना देख लें, कोरिया देख लें, क्यूबा देख लें। अभी क्यूबा की डेथ रेट निकाल के देखें आप, हक्के बक्के रह जाएंगे। वहां पे 74 आदमी मरा है 1 करोड़ 10 लाख की आबादी में। 1 करोड़ 10 लाख की आबादी में अमेरिका में मरने वालों की तादाद 2,500 है, और वहां से 2.5 घंटे की फ्लाइट है। वहां प्रिवेंटिव केयर थी, यूनिवर्सल हेल्थ केयर थी, फॉर प्रॉफिट नहीं था।
फॉर प्रॉफिट हेल्थ सिस्टम बैठ गया है, फॉर हेवन सीक, फॉर प्रॉफिट आपका मकान का सिस्टम बैठ गया है, आपकी गंदी गलियां हैं, गलास्ते हैं, यहाँ बीमारियां पलती हैं, जुर्म पलते हैं। ये है आपका समाज जो आपने बनाया है और वो सामने निकल के आ गया है। क्योंकि हम सारी तरक्की जो है वो टीवी की हेडलाइनों में और सुर्खियों में देखते रहते हैं। अगर जाके हम बियॉन्ड देखें तो लोगों की हालत कुछ इतनी काबिल रश्क नहीं है। जी बैरिस्टर साहब। जी ठीक है, मैं अली मोहम्मद खान साहब आपकी तरफ आ रहा हूं और आप अगर रिस्पॉन्ड करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा, लेकिन उससे पहले मैं एहसन इकबाल साहब, अब थोड़ी सी पॉलिटिकल डिस्कशन की तरफ जाते हैं। एहसन इकबाल साहब का एक शॉर्ट सुनवाना चाहता हूं अपने व्यूअर्स को, जिसमें वो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोविड-19 की वैक्सीन दरियाफ्त कर ली। क्या कह रहे हैं सुन। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो अली मोहम्मद खान साहब से इन स्टेटमेंट्स के ऊपर कॉमेंट करें। वेलकम बैक टू न्यूज़ बीट। अली मोहम्मद खान साहब, पहले तो सिर्फ आपकी जो अपोजिशन है वो ये कहती थी कि नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इल्ज़ाम आप ही के ऊपर लगाते थे, लेकिन अब आपके इत्तेहादी भी आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब लाहौर हाई कोर्ट का रुख कर चुके हैं और कल दोबारा उस केस की हेयरिंग है जिसमें उन्होंने भी ये कहा है कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होती है। तो अगर ये इत्तेहादी भी अपोजिशन के साथ आवाज़ मिला रहे हैं नैब के हवाले से, उसके मौक़िफ़ के हवाले से, तो फिर इसका मतलब है कि कहीं आपकी हुकूमत को तो कोई ख़तरा नहीं है। बैरिस्टर साहब, बात लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको जवाब तफसील से दूंगा। पहली बात तो ये है कि हमारे एलाइज हैं और जब आप एक एलाई गवर्नमेंट में होते हैं आप गुफ्तगू में भी एहतियात करते हैं और आप एक दूसरे का बहुत लिहाज भी करते हैं। और जो फैमिली है परवेज़ इलाही साहब की, जो उनकी तर्ज सियासत है उनकी फैमिली की, तो वो एक रख रखाव वाली सियासत है। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह करेगा बेहतर होगा। और उनका एक खासा रहा है कि जब वो आपसे हाथ मिलाते हैं तो हाथ वो मजबूत देते हैं। तो मुझे इंशाल्लाह यकीन है 2023 तक साथ हमारा इंशाल्लाह रहेगा। थोड़े बहुत मसले मसाइल आते हैं कोalition गवर्नमेंट में और इंशाल्लाह विल बी एबल टू डील विद देम। लेकिन बैरिस्टर साहब, मैं इट इज़ वेरी इजी टू डू टिट फॉर टैट, यानी कि एहसन इकबाल साहब की बात का सख्त जवाब मैं भी दे दूँ। मैं एहसन साहब को सिर्फ ये कहूँगा, मेरे सीनियर है, वो मेरे से ज्यादा सियासत की है, मेरी सिर्फ दूसरी बार है असेंबली में, उनकी पत्नी कितनी बार, पांचवी छठी, इसी तरह उनके और पॉलिटिशियंस देख लें, सारे चौथी पांचवी बार आए हैं। मैं मुस्लिम लीग नवाज के और पीपल्स पार्टी के दोस्तों को सिर्फ इतना कहूंगा कि इतनी न बड़ा पाकी दामा की हिकायत, दामन को जरा देख, जरा बंद क़ुबा देख। मैं 7वीं 8वीं जमात का तालिब इल्म था बैरिस्टर साहब, और आप शायद पहली जमात में पढ़ते होंगे, आप मेरे से कम उम्र हैं थोड़े से। मियाँ साहब वज़ीर आला पंजाब थे, फिर बीबी शहीद वज़ीर आज़म थी, उसके बाद ये वज़ीर आज़म बने। एंड वी हैव बीन सीइंग दिस म्यूजिकल चेयर्स फॉर सच अ लॉन्ग टाइम दैट हाफ ऑफ आवर यूथ हैज पास्ड सीइंग देम रूलिंग अस। तो एहसन साहब मुझे ये बताएं, सन 88 से 85 से आपकी जमात की पंजाब छोड़े, फॉरगेट अबाउट द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान, फॉरगेट अबाउट कि आपकी हुकूमतों में ट्राइबल एरियाज में कितनी सहूलतें दी गई, या सदर्न पंजाब में, या इंटीरियर सिंध में, या पख्तूनख्वा में। जस्ट टेल मी स्ट्रेट, आप बैरिस्टर साहब, अल्लाह का अजाब ना आ जाए इस कौम पे कि लाहौर से सिर्फ आधे घंटे के फासले पे कसूर में जो होता रहा है और आज भी हो रहा है। आप लाहौर से थोड़ा सा निकलें, लाहौर की मेन सड़कों से निकलें, इंटीरियर लाहौर में जाएं यार, वहाँ ना पानी का सिस्टम है, ना ना ना, ना वहाँ पे रोडों का सिस्टम है, एजुकेशन हम क्या दे रहे हैं लोग। मेरे अपने वालिद साहब की डेथ जो है इस पाकिस्तानी हॉस्पिटल सिस्टम में हुई है, आखिरी टाइम पे फिर एक प्राइवेट अस्पताल ले जाना पड़ा। लेकिन मैं सबसे पहली बात मैं सलाम पेश करता हूँ, मैं फख्र करता हूँ हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के डॉक्टर्स पे। मुश्किल हालात में वो जो ड्यूटी कर रहे हैं, बैरिस्टर साहब यकीन करें आम आदमी करे पागल हो जाए। हमने फोकस ही नहीं किया आज तक। मुझे कोई बता सकता है 5 साल हमने यहाँ हुकूमत की है और ये कोई 2 साल होने को आए हैं और उनके 30 40 साल के हैं। एक इदारा बैरिस्टर साहब हम बता सकते हैं, अवाम के सामने पेश कर सकते हैं कि यार ये वो एक इदारा है जहां पे आप किसी ताकतवर या किसी इन्फ्लुएंशियल आदमी की या पैसे के जरिए आप ना जाएं, आम आदमी के तौर पे जाएं, सिर्फ उसको बताएं मैं पाकिस्तानी हूं, दे विल बी ट्रीटिंग अस लाइक यू नो लाइक एलीट और लाइक समबडी हु डिजर्व्स रिस्पेक्ट। आप किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट में चले जाएं। ठीक है अली मोहम्मद खान साहब, मेरा सवाल ये है,
मेरा सवाल यह है कि ये ऑपोजिशन जो कह रही है, या सादिक साहब ने जो कहा कि नैब को मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाना चाहिए, नैब में तरमीम के हवाले से तो गवर्नमेंट भी सोच रही है, पहले आप एक ऑर्डिनेंस भी लेकर आए, तो क्या इस तरफ भी आप लोग सोच सकते हैं नैब को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के हवाले से? अब जबकि ख़ास तौर पर ऑपोजिशन के साथ साथ आपके इत्तेहादी भी इसके ऊपर एतराज़ उठा रहे हैं। बैरिस्टर साहब, आप एक वकील हैं, आप मुझे ये बताएं, कभी आप ख्वाब में भी सोच सकते हैं कि पाकिस्तान की अदालत उज़्मा या अदालत आलिया या हमारी सेशन कोर्ट्स वगैरह को आप खुदा न खास्ता बंद करवा दें? आप उनकी बेहतरी की बात जरूर कर सकते हैं। जिस तरह लोअर कोर्ट्स में आम आदमी का एक बहुत मुश्किल सूरत हाल का सामना होता है, सो द सेम गोज फॉर दैट। लेकिन व्हाट इज द प्रॉब्लम? वो कहते हैं कि द प्रॉब्लम लाइज विद इन अस। यार बैरिस्टर साहब, आप उन लोगों से तवक्को कर रहे हो कि वो आपको एहतिसाब का एक तगड़ा निजाम खड़ा करके दें जो खुद इस निजाम के मराहत याफ्ता हैं। अगर ये एहतिसाब का निजाम तगड़ा होता है, सबसे पहले मेरी गर्दन और फिर उसके बाद इन सब लोगों की गर्दन पे वो हाथ पड़ेगा। वो किस तरह उसको आखिरी हाथ को बनाएंगे? वो हर आदमी ने नैब को अपने मकासद के लिए यूज करने की कोशिश की माजी में। इस बार सिर्फ इतना हुआ है कि नैब के सामने वो शील्ड हटा दी गई कि भाई आपने अगर किसी के पीछे जाना है तो चले जाएं। मैं ही समझता हूं, मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूं, आपकी पाकिस्तान की रूलिंग बुखारी साहब का तज्जिया लेते हैं इसके ऊपर, नहीं करता। ठीक है जी बुखारी साहब, आप क्या कहिएगा नैब की मौजूदा परफॉर्मेंस के हवाले से इस दौरे हुकूमत में? दूसरा, वो जो प्रॉब्लम का कह रहे थे अली मोहम्मद खान साहब, एक शेख रशीद साहब का शॉट आपको सुनवा देता हूँ जो ऑपोजिशन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो ये जरा सुन लें क्या कह रहे हैं शेख बुखारी साहब। ऑपोजिशन ये कहती है कि शेख रशीद साहब को कैसे पता चलता है कि नैब ईद के बाद टार्जन बनने जा रहा है, तो क्या शेख साहब उनके PRO हैं? इस तरह की बातें फिर वो करते हैं, तज्जिया दीजिएगा। पहली बात तो ये है कि शेख रशीद साहब के बयानात को इतना सीरियस से लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि वो तो सिर्फ गैलरीज़ के लिए खेलते हैं और जो भी उनके मुंह में आता है वो कह देते हैं। दो बातें मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए। इसकी पहली बात तो ये कि अली मोहम्मद खान साहब कमाल के आदमी हैं, बहुत हम इनसे प्यार करते हैं इसलिए कि ये ढंग की बात भी कह देते हैं, सच्ची बात से इतफाक़ भी कर लेते हैं, और दूसरी तरफ का अपने वाला पलड़ा जो है उसको ऊपर भी नहीं उठने देते, बैलेंस भी रखते हैं। तो ये कमाल इनको हासिल है। सॉरी, दूसरी बात ये है जो आपने नैब के हवाले से की, मैं आपको आज आपके प्रोग्राम में बता रहा हूँ और ज़िम्मेदारी से बयान दे रहा हूँ, आने वाले किसी भी वक्त में आपके प्रोग्राम में बैठ के इसी पर दोबारा बात होगी। वो एक गाना था ना, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, ये अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान लाड होने जा रहा है। ये याद रखिएगा आज का मेरा बयान कि ये दोनों मिलके इस नैब का बेड़ा गर्क करेंगे, इसलिए कि नैब ने से जो काम लिया जाना था वो लिया जा चुका है, जो वो करना चाहती है वो करने नहीं देना है। इसलिए कि वो जो पिछली हुकूमत का हम रोना रोते हैं, तबाह कर गई, डाकू थे, लुटेरे थे, बिल्कुल इसमें कोई शुबा नहीं है, मैं कन्विक्शन से कह रहा हूँ कि उन्होंने लूटा, लेकिन उन लूटर का 47% इस वक्त PTI की रूलिंग एलीट का हिस्सा है, चाहे वो मिनिस्टर हैं, चाहे वो मशीर हैं, चाहे वो कुछ है। करे कोई चैलेंज मेरे साथ, मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। वो जो मुशर्रफ के मिनिस्टर थे वो इनके मिनिस्टर हैं, वो जो नवाज शरीफ के मिनिस्टर थे वो इनके मिनिस्टर हैं, जो उनके मशीर थे वो इनके मशीर हैं। तो एक तो ये बात छोड़ दीजिए, इनका ख्याल, मेरा ख्याल है अब जो होने जा रहा है वो ये है कि ये नाना इसी तरह से करते रहेंगे, दोनों के बीच राब्ते हैं। नवाज शरीफ को अपनी सज़ा ख़त्म करा के अपने आप को क्लीन सर्टिफिकेट चाहिए, शहबाज शरीफ को अपने बेटे और अपने बारे में नैब के केसेस वापस चाहिए, और इसके कुड प्रो को ये होगा कि वो तमाम केसेस जो PTI के स्टॉलवर्ड्स के बारे में हैं, कहें तो मैं नाम दे देता हूँ उनका, वैसे हम सारे जानते हैं, वो भी कोई माशाल्लाह कम नहीं है, वो भी ऐसे ऐसे शाहकार मौजूद हैं वहाँ पर कि जिनका कोई पैरेलल आपको नहीं मिलेगा। उनकी गर्दन बचाने के लिए नैब ज़िबा होगी, ये याद रखिए मेरी आज की बात। लगता है कि ये जो शेख साहब कहते हैं ईद के बाद नैब टार्जन बन जाएगा और दोनों तरफ गिरफ्तारियां होंगी, आपको लगता है कि गवर्नमेंट के जो रैंक्स हैं वहां पे भी गिरफ्तारियां होंगी? दो रास्ते हैं, या इसके विंग्स क्लिप होंगे या ये ज़िबा होगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अगर PTI ने बाकी 3 साल लगता कि गवर्नमेंट से जो लोग हैं नैब उनका एहतसाब कर सकेगी? करने का खदशा है, कर सकेगी नहीं ये तो बहुत बात की बात है। और नैब जो भी एहतसाब कर रही है उसके पीछे PTI को तो हम मुफ्त में ब्लेम करने बैठ जाते हैं। सबको पता है वो एहतसाब कौन करवा रहा है और कैसे हो रहा है। इस पर इससे ज़्यादा बात ना ही हो तो आपके लिए भी और मेरे लिए भी बेहतर है। ठीक है सईद काजी साहब, कुछ दिन पहले, परसों की बात है, शाह महमूद कुरैशी साहब मेरे साथ प्रोग्राम में थे, तो मैंने उनसे सवाल पूछा था कि आटा चीनी स्कैंडल की रिपोर्ट में डिले क्यों है, नंबर एक, और दूसरा IPPs का जो स्कैंडल की रिपोर्ट के हवाले से गवर्नमेंट पहले ये क्रेडिट ले रही थी कि देखें पहले एक रिपोर्ट हमने पब्लिक की, अब दूसरी रिपोर्ट हम पब्लिक करने जा रहे हैं, उसको क्यों उन्होंने कह दिया कि अब पब्लिक नहीं होगा, तो उसके जवाब में उन्होंने क्या कहा ये ज़रा सुनिए।
और चीनी स्कैंडल की जो रिपोर्ट आई उसमें जिन लोगों के खिलाफ एलिगेशंस हैं, इवेंचुअली उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकेगी? क्यों नहीं हो सकेगी? होगी। तो डिपेंड करता है ना, वो चाहे वो जहांगीर खान तरीन साहब क्यों ना। भाई मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जो भी उसमें मुलव्वस पाया गया, ऐसे काम किए हैं जो कानून की जद में आते हैं, तो कानून हरकत में आएगा। IPPs की रिपोर्ट क्यों नहीं पब्लिक हो रही है? उस पर भी हमने उसको एग्जामिन किया है और एक इशारा भी मिला उनसे कि जी हम बैठकर नेगोशिएट करने के लिए तैयार हैं। अगर कोई उसमें बेज़ाब्तियां हुई हैं तो वो कोई कानून से बालातर तो नहीं है। अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी तहरीक इंसाफ का पहले दिन से हमारा ये एक हमारे मंशूर का भी हिस्सा है। करप्शन पर पर्दा देना हमारा नस्बुलैन नहीं है। करप्शन पर पर्दा देना हमारा नस्बुलैन नहीं है। तो कैसा अगर नहीं है तो फिर IPPs की रिपोर्ट पब्लिक क्यों नहीं कर रही गवर्नमेंट? देखिए, मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि आज के बदनवान कल की बदनवानी की का जवाब नहीं है, और कल के बदनवान आज की बदनवानी का जवाब नहीं है। जहाँ जहाँ है, जिधर जिधर है, पकड़ के लटकाओ अगर किसी में इज्जत और गैरत है तो। एक बात। दूसरी बात यह है, मैं भी चाहता हूँ नैब बंद हो जाए, FIA की भी जरूरत नहीं है। इस मुल्क के आम आदमी के लिए जो तरीका तफ्तीश है, ये तबकाती तरीका तफ्तीश बंद करें। एक SHO के हवाले करें जो लंबी लंबी यूं जो जबान खोल के बोलते हैं ना, आके कुछ साबित नहीं हुआ। वो जो लाई डिटेक्टिंग टेस्ट पड़ा हुआ है ना मेरे लिए और मेरे तबके के लिए, वो सिर्फ इनके सामने रख दें। ये खुद निशानदेही करेंगे 2 नंबर माल कहां पड़ा हुआ है। हम करना ही नहीं चाहते। ये ठीक कहते हैं मेरे दोस्त और मेरे सीनियर जनाब बुखारी साहब, ना वो कर चाहते हैं ना ये चाहते हैं कि हो, और होना हो तो मोहम्मद बिन सलमान की क्या जरूरत है। ये तुम्हारे पास अंग्रेज का दिया हुआ तरीका तफ्तीश आज भी लागू है ना। इसलिए जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कितने लोगों को लित्र पड़ रहे होंगे, कौन सा तरीका नहीं पढ़ रहे, वो गैर कानूनी चीजें हैं। तो ये ऊपर से, क्योंकि एक हरासमेंट नहीं हो सकती तफ्तीश में, टॉर्चर नहीं हो सकता। देखिए, मुझे मोटरसाइकिल की चोरी का क्या तरीका तफ्तीश है? मोटरसाइकिल की चोरी का क्या तरीका तफ्तीश है? जेब कतरे का क्या हासिल करते हो जो पेट की भूख से तंग आके किसी की जेब में हाथ डालता है? ये इनके पेट भर जाते हैं और फिर हमारे बच्चों को भूखा मारते हैं, और फिर पूरी एक लीगल जो है वो खड़ी हो जाती है एस्टैब्लिशमेंट। मोटी मोटी किताबें ला के पता चलता है भाईजान जड़े ने निकल गए ने वो सब सारी अदालतें जो दाएं बाएं होके। तो ये जो है ये इनको बचाने के लिए, मुझे तो ये लगता है कि ये सारा मेला इसलिए लगा हुआ है कि अरब की चोरी नहीं है। चोरी तो है 500 की, 1000 की, 20,000 की, जो मेरे जैसा गरीब आदमी पेट के तंग आके चोरी करे। हम पकड़नी नहीं चाहते इनको, सिर्फ हम वहां बिठा दें जहां हम आम क्रिमिनल या मुश्तबे को बिठाते हैं। खुदा की कसम ये कवालियां करके आपको बताएंगे कि जनाब कितने कितने माल, तो पुरानी यादाश्तें भी ताजा हो जाएंगी। बट वी डोंट वांट टू डू इट एंड लुक एंड लिसन टू मी। अब लोग करेंगे फिर ये, अगर ये तारीख में इन्होंने ये अपना फरीजा अदा ना किया जिसकी बुनियाद पर ये इलेक्शन जीत के आए थे, तो फिर अवाम, क्योंकि जिंदगी का कोई मुतबादल नहीं होता, तो मेरे ख्याल में नैब जो है ये अगर लॉन्ड्री मशीन है तो बंद कर दें। FIA अगर लॉन्ड्री मशीन है तो बंद कर दें। उनकी क्यों 2 महीने आपने लेट की है? आपका पूरा मुल्क बैठ गया। वापडा की जो बर्बादी हुई है, आपकी जो स्टील मिल की बर्बादी हुई है, वो भी कैबिनेट में बैठे हुए हैं जो जिनके स्टील में, जिसमें लोगों ने आके आपकी कायमा कमेटियों में इल्जाम लगाया और कहा तफ्तीश करो कौन कौन से मिनिस्टर जो है वो इस स्टील मिल की बर्बादी का मुबैना तौर पर उनके मुताबिक जो है वो। मेरे पास 2 मिनट है, अब मैं अली मोहम्मद खान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। वो कहते हैं आज चला के देते हैं, तो ये ठीक है, we don't want to do it. आपका पॉइंट आ गया। Sorry to say कि we unfortunately we don't want to do. ठीक है अली मोहम्मद खान साहब, why do you not want to do it? ये जो सईद कायद साहब कह रहे हैं we don't want to do it, तो क्या आप वाकई नहीं करना चाहते? एंटी करप्शन मैंडेट लेके आपकी पार्टी हुकूमत में आई है, तो IPPs की रिपोर्ट को पब्लिक कर दें सर। नहीं, we want to do it. The question is that when would we be able to do it 100%? भुट्टो साहब देखें, रोटी कपड़ा मकान पे आए, उसके साथ जब उनकी जमात ने इंसाफ नहीं किया, इस वक्त मैं जिधर बैठा हूं ना बैरिस्टर साहब, ये मेरा गांव है, यहीं पे भुट्टो साहब ने आके 70 के जमाने में हजारों का जलसा किया था यहाँ रेलवे स्टेशन हथियान में। आज उनकी वो पीपल्स पार्टी, इस इलाके को लाड़काना कहा जाता था, आज लाड़काना में उनका बुरा हाल है। अगर हम इंसाफ के साथ मजबूत खड़े नहीं रहेंगे, उनको तो लोगों ने 40 साल फिर भी बर्दाश्त किया, हमें अगले 5 साल भी फिर नहीं करेंगे। खान साहब को उसका पूरा पता है, मुझे पता है, जो इमरान खान साहब के साथ एक नजरिए पे हम खड़े हैं। लेकिन देखें, इसमें टाइम लगेगा। आप क्या समझते हैं कि वज़ीर आज़म साहब जब आए हैं और उनके साथ उनकी काबीना और कुछ लोग आए हैं,
तो उनके आने के साथ पूरे मुल्क का करप्ट ब्यूरोक्रेसी और करप्ट जो एलीट सिस्टम नीचे तक गया हुआ है, और करप्ट माफिया सिस्टम जो है वो रातों रात ठीक हो गया। अगर सलीम साहब और अगर सईद काजी साहब आप लोग दिल से वाकई ये कहते हैं, दिल से समझते हैं, जो मैं समझता हूँ आप दिल से चाहते हैं, तो फिर मैं आपको एक बात बता दूं, ये जिंदगी की बहुत बड़ी जंग हम लड़ने जा रहे हैं, हमें लड़नी है अपने आगे आने वाली नस्ल के लिए। अगर आप समझते हैं कि हमने ये करना है तो माफिया के साथ दिल के जोर से लड़ना पड़ेगा। ये अकेले बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अगले आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए।